हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परासरण दाब में पढ़ेंगे परासरण दाब का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। जैविक महत्व पढ़ने से पहले हम ऑस्मोसिस से संबंधित कुछ बायोलॉजिकल टर्म पढ़ेंगे। तो परासरण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस जिसे हम कहते हैं अंतः परासरण, अंतः परासरण। और दूसरी तरह से एक्स ऑस्मोसिस जिसे बाह्य परासरण, क्या कहेंगे? बाह्य परासरण। अब अंतः परासरण और बाह्य परासरण क्या होते हैं? तो जो सेल होती है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करती है। उनका जो कार्य है वो कैसा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे पानी में यदि हम किशमिश या बादाम डाल दें तो किशमिश के अंदर जो फ्लूइड है, जो द्रव है, सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव को हम सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल सैप। जैसे ये एक सेल है और इसके अंदर जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो कहलाता है सेल सैप। अब यहाँ पर किशमिश के अंदर जो द्रव है उसका, उस विलयन का सांद्रण ज्यादा है और किसमें डाल दिया हमने? उसे पानी में डाल दिया। तो विलयन के कम सांद्रण से विलायक के अणु कहाँ गति करेंगे? अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करेंगे। तो यहाँ से पानी किसके अंदर जाएगा? किशमिश के अंदर जाएगा। और किशमिश के अंदर जाएगा तो किशमिश क्या होगी? सॉइल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो जब विलायक के अणु सेल के अंदर जाते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं अंतः परासरण। और यहाँ पर ये जो किशमिश है ये किस तरह की हो जाएगी? कुछ देर बाद इस तरह से सॉइल हो जाएगी। तो ये क्रिया कहलाएगी अंतः परासरण। विलायक के अणुओं का सेल के अंदर जाना क्या कहलाएगा? अंतः परासरण। और इसी को बायोलॉजिकल या जैविक रूप में हम कहते हैं हीमोलाइसिस। सेल का फूल जाना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। तो ये क्रिया हुई अंतः परासरण। अब बाह्य परासरण, इसमें हम पानी में नहीं, हम चीनी के गाढ़े घोल में, चीनी के गाढ़े घोल में हम अंगूर को डाल दें तो अंगूर किस तरह से रहेगा? पहले इस तरह से सॉइल रहता है और इस तरह से रहता है। इसे कुछ देर के लिए हम चीनी के गाढ़े घोल में रख दें। थोड़ी देर बाद ये क्या होगा? सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? चीनी का जो गाढ़ा घोल था इसका सांद्रण ज्यादा था और अंगूर के अंदर जो द्रव था, विलयन था, उसका सांद्रण कम था। विलायक के अणु अंगूर से कहाँ आ जाते हैं? चीनी के गाढ़े घोल में आ जाते हैं और अंगूर कैसा हो जाता है? सिंक हो जाता है। तो जब सेल से द्रव या विलायक के अणु कहाँ आ जाएंगे?
बाहर आ जाएंगे तो उस क्रिया को कहते हैं बाह्य परासरण या एक्स ऑस्मोसिस, और ये क्रिया कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। सेल का सिकुड़ना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पर अंगूर कैसा हो जाएगा? इस तरह से सिकुड़ जाएगा। इन दोनों क्रियाओं का उपयोग हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखेंगे, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अब परासरण के जैविक महत्व में सबसे पहला इंपॉर्टेंस, पेड़ पौधों में पानी ऊंचाई तक कैसे चढ़ता है। पेड़ पौधों में पानी ऊंचाई तक पहुंचना, ऊंचाई तक जाना। यहां हम एक प्लांट, ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, ये इस तरह से, और यहाँ पर ऊंचाई तक जो पत्तियां हैं या प्लांट के सभी भागों की बात करें तो पानी ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा जाता है। अब यहाँ जब हम पानी को कहाँ जड़ में डालते हैं तो जड़ में जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पानी का कंसंट्रेशन क्या है? कम है, मतलब विलयन का, पानी में केवल थोड़े बहुत सॉल्ट होते हैं तो उसका विलयन का सांद्रण कम रहता है, और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका सांद्रण अधिक होता है। तो यहाँ पर मैं सेल बनाऊंगी। अब सेल के अंदर जो विलयन है उसका सांद्रण क्या है? अधिक है, हाई कंसंट्रेशन या अधिक सांद्रण। ये एक सेल बनाई है और इसके बाहर जो पानी है उसका सांद्रण क्या है? कम है, कम सांद्रण। पानी के अणु, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी तरह कार्य कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो यहाँ से पानी के अणु कहाँ जाएंगे? इस सेल के अंदर जाएंगे। जब इस सेल के अंदर पानी के अणु पहुंच जाएंगे तो जो दूसरी सेल है उसके विलयन की तुलना में इसका सांद्रण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसका सांद्रण अधिक होगा। तो ये इस सेल से पानी के अणु इस सेल में पहुंच जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट सेल होगी उसका सांद्रण इस सेल की तुलना में उसके विलयन का सांद्रण अधिक होगा, और विलायक के अणु या पानी के अणु कहाँ पहुंच जाएंगे? इस सेल में पहुंच जाएंगे। तो एक सेल से दूसरी सेल तक ये जो पानी का फ्लो है ये कब तक चलेगा? जब तक कि पानी प्लांट्स के सभी भागों तक नहीं पहुंच जाता। तो इस तरह से कितनी भी ऊंचाई तक, या हम देखते हैं कि कई पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, 100 मीटर से भी ऊंचे होते हैं, यूकेलिप्टस प्लांट है, तो उनमें पानी ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है? परासरण की क्रिया द्वारा ही पहुंचता है। और ये यहाँ पर एक बल कार्य करने लगता है, उसे हम कहते हैं ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। तो इस तरह से पानी पेड़ पौधों में ऊंचाई तक जाता है। दूसरा हम इसका उपयोग देखेंगे अचार व मुरब्बे को सुरक्षित रखने में। अचार व मुरब्बा सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में। अचार व मुरब्बे को हम कैसे सुरक्षित
रखते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो आम के पीस हैं या नींबू के पीस हैं, उनको हम नमक में रखते हैं, नमक के विलयन में रखते हैं। तो यहाँ पर जब आम या नींबू के टुकड़ों को हमने किसमें रखा, नमक के गाढ़े घोल में, ये NaCl का विलयन है। अब यहाँ पर नमक की मात्रा अधिक है और इसके अंदर जो द्रव है उसका सांद्रण कम है, तो यहाँ से विलायक के अणु कहाँ आ जाएंगे, नमक के गाढ़े घोल में आ जाएंगे। किस क्रिया द्वारा, बाह्य परासरण की क्रिया द्वारा। और ये जो आम के पीस है ये सिंक हो जाएंगे और जब इसमें मॉइस्चर कम हो जाएगी तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, बैक्टीरिया से इनकी सुरक्षा होगी। तो अचार को हम किसमें सुरक्षित रखते हैं, नमक के गाढ़े घोल में। इसी तरह से मुरब्बे को हम किसमें, चीनी के घोल में। हमने आंवले का, आम का कोई भी पीस लिया और इसे हमने किसमें रख दिया, चीनी के गाढ़े घोल में। ये चीनी का क्या है, सांद्र विलयन है। जब हम इसमें रखते हैं तो बाह्य परासरण की क्रिया होती है और जिस फ्रूट का हम क्या बना रहे हैं, जैम मुरब्बा बना रहे हैं, तो उससे विलायक के अणु किसमें आ जाते हैं, चीनी के गाढ़े घोल में आ जाते हैं और जो फ्रूट है वो सिंक हो जाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से परासरण की क्रिया द्वारा हम अचार व मुरब्बे को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका तीसरा जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में, और वहां पर हम 0.9% NaCl का विलयन उपयोग करते हैं। जब कोई मेडिसिन इंटरवेनस इंजेक्शन द्वारा देना होती है तो यदि जो मेडिसिन है उसका परासरण दाब रक्त के परासरण दाब से ज्यादा है या कम है तो व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है। ऐसी स्थिति में 0.9% NaCl विलयन, इसका परासरण दाब किसके, रक्त के परासरण दाब के बराबर होता है। ये जो 0.9% NaCl है ये ब्लड के आइसोटोनिक है, रक्त के क्या है, आइसोटोनिक, समपरासरी है। और जब मेडिसिन को हम 0.9% NaCl विलयन में मिलाकर इंजेक्ट करते हैं तो व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। और इस 0.9% NaCl विलयन को हम कहते हैं सेलाइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सेलाइन सॉल्यूशन। तो बायोलॉजिकल रूप में 0.9% NaCl विलयन क्या कहलाता है, सेलाइन सॉल्यूशन कहलाता है। कई बार आपने सुना होगा कि ड्रिप लग रही है और किसकी, सेलाइन की, तो सेलाइन सॉल्यूशन की ड्रिप लगाते हैं और उसमें जो मेडिसिन इंजेक्ट करना होती है उस मेडिसिन को उस बोतल में डाल देते हैं। तो 0.9% NaCl विलयन का मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका चौथा उपयोग है आई लेंस, आंखों के
लेंस के रूप में, लेंस विलयन, लेंस विलयन के रूप में। कई व्यक्ति आई लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? आई लेंस का। जो आई लेंस है, यदि उसे हम कम सांद्रण के विलयन में रखें या अधिक सांद्रण के विलयन में रखें तो क्या होगा? या तो वो क्या हो जाएगा? सॉइल हो जाएगा या सिंक हो जाएगा। आई लेंस विलयन ऐसा विलयन होता है कि उसका परासरण दाब किसके? आई सॉल्यूशन के परासरण दाब के बराबर होता है और उसमें ना तो आई लेंस सिंक होता है और ना सॉइल होता है, ना तो वो सिकुड़ता है और ना फूलता है या सॉइल होता है। तो यहाँ आई लेंस विलयन के रूप में भी परासरण की क्रिया ही कार्य करती है। तो ये कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस परासरण की। और अब परासरण से संबंधित लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है व्युत्क्रम परासरण, उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण मतलब परासरण के विपरीत क्रिया होना। परासरण जिस दिशा में हो रहा है उस दिशा से विपरीत दिशा में परासरण को करवाना। तो यहाँ हम इस क्रिया का उपयोग या व्युत्क्रम परासरण का उपयोग समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने में करते हैं या हम घर में जो आरओ लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित होता है और उससे हम पानी को शुद्ध करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये एक पात्र है और इसके बीच में हमने ये क्या लगा दी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके एक और प्योर वाटर, यहाँ पर ये शुद्ध जल है और इसमें ये क्या है? इम्प्योर वाटर। इसमें अशुद्ध जल या सी वाटर और इसमें कैसा है? शुद्ध जल है। अब यदि हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? इसका सांद्रण कम है, इसका सांद्रण अधिक है। तो यहाँ से विलायक के अणु किस ओर गति करेंगे? इस ओर गति करेंगे, अशुद्ध जल की ओर। और यदि हमने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, दाब डाला, परासरण दाब के बराबर दाब डाला तो क्या होगा? परासरण की क्रिया रुक जाएगी। क्या होगी? परासरण की क्रिया रुक जाएगी। और यदि हमने यहाँ पर इतना दाब डाला जो परासरण दाब से अधिक है, ऑस्मोसिस प्रेशर परासरण दाब से अधिक दाब हमने इस पर अप्लाई किया तो धीरे धीरे क्या होगा? विलायक के अणु अशुद्ध जल से किस ओर जाने लगेंगे? शुद्ध जल की ओर गति करेंगे। इम्प्योर वाटर से किस ओर? प्योर वाटर की ओर। और यहाँ पर केवल विलायक के अणु गति करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जल हमें मिलता रहेगा जिसे हम यहाँ से अलग करते रहेंगे। तो इस तरह से व्युत्क्रम परासरण का उपयोग हम घरों में पानी को शुद्ध करने में करते हैं।
तो ये आज परासरण दाब का जैविक महत्व कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।